वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, ये जो क्लास चल रहा है तो क्रिस कोर्स का चल रहा है और ये बीपीएससी टीआरई 4 का उर्दू का तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए ये चैनल मुफीद साबित हो सकता है। जैसा कि आप लोग को आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 वाला, अगर 6 to 8 9 10 या 11 12 या 1 to 5 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तो ये जो क्लास है हम लोगों का क्रिस कोर्स का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है उसे तो आप जाके पहले क्रिस कोर्स का वहाँ पर टेलीग्राम प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है? तो आप उसमें जाके वहाँ पे पहला वीडियो देख ले, उसके बाद जाके आप लोग दूसरा वीडियो देखिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये जो आप लोगों का जो क्रिस कोर्स फ्रेम किया गया है 50 से 60 वीडियो देने का, तो इसके अंदर क्या है आप लोगों के लिए 20 सबसे पहले 3 पार्ट में इसको बाँटा गया था, जिसमें पहला पार्ट के अंदर क्या था कि उर्दू अदब का 20 क्वेश्चन लिया गया था, जिसको 1 लाइन में क्लियर करने का। दूसरे पार्ट के अंदर आप लोगों को कवायद का सवाल रखा गया है, जिसके अंदर अब तक ने बीपीएससी पूछ रखा है। पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जाके अपने से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसको लेके मैं आऊँगा। ठीक है? तीसरा पार्ट यहाँ पे ये है कि हर मतलब कि एक वीडियो के अंदर एक क्लास के अंदर करना क्या है कि 2 टॉपिक को यानी उर्दू अदब का जो मुसन्निफ़ है, उसके 2 टॉपिक को हम लोगों को क्लियर करना है। तो इस बेस पे ये क्रैश कोर्स बनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और क्लास पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये दूसरा क्लास है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन पे लिया गया है, सबसे पहला सवाल है वन लायर का कि जदीद गजल का इमाम। तो जदीद गजल का इमाम जो है हसरत मोहानी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? हसरत मोहानी को कहते हैं। जदीद गजल का इमाम किसे कहते हैं? हसरत मोहानी को कहते हैं। दूसरे सवाल की बात करें तो आबरूए गजल। आबरूए गजल किसको कहा जाता है? आबरूए गजल भी हसरत मोहानी को कहा जाता है। पहला क्या था? जदीद गजल का इमाम हसरत मोहानी को। दूसरा है कि आबरू गजल जो है हसरत मोहानी को भी कहा जाता है। तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो शायर शायर अजीम। तो शायर अजीम जो कहा जाता है जो वो जोश मिले आबादी को कहा जाता है। तो शायर अजीम किसको कहा जाता है? जोश मिले आबादी को कहा जाता है। दूसरा है कि शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? तो शायर इनकलाब भी जोश मिले आबादी को कहा जाता है। ठीक है? पाँचवाँ सवाल की बात करें यहाँ पे तो उर्दू का दूसरा प्रेमचंद किसे कहते हैं? तो उर्दू का दूसरा प्रेमचंद जो कहा जाता है अहमद नदीम कासमी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमद नदीम कासमी को कहा जाता है। किसे? अहमद नदीम कासमी को कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। मैंने 5 तक देख लिया है, 6 नंबर का देख लेते क्या है। चलिए 6 नंबर का यहाँ पे कहा जा रहा है कि आकाए उर्दू, यानी उर्दू का आका किसे कहा जाता है? तो उर्दू का आका जो कहा जाता है वो मोहम्मद हसीन आजाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद हसीन आजाद को कहा जाता है। ठीक है? मोहम्मद हसीन आजाद को। 6 नंबर का देखें तो हकीम अलामत किसको कहा जाता है? तो हकीम अलामत जो कहा जाता है वो इकबाल को कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। ठीक है? 8 नंबर का देखें तो हैवान ज़रीफ़ किसको कहा जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। और ये बात किसने की थी? तो अल्ताफ़ हसीन हाली ने कही थी। ठीक है? आगे देखिए 9 नंबर में क्या है कि उर्दू का जान किश्त, है ना? उर्दू का जान किश्त किसे कहा जाता है? तो अख्तर सरानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अख्तर सरानी को कहा जाता है। 10 नंबर का देखें तो बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? अब्दुल हक को कहते हैं। ठीक है? बाबाए उर्दू किससे कहा जाता है? अब्दुल हक को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का क्या है? ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ड्रामे का शेक्सपियर जो कहा जाता है आगा हस्र कश्मीरी को कहा जाता है, कश्मीरी को। ठीक है? तो ड्रामे का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आगा आगा हश्र कश्मीरी को कहा जाता है। ठीक है? 11 नंबर हो गया है जाके। 9 क्वेश्चन और बचा हुआ वन लायर का। हम लोग इसको जल्दी-जल्दी करके हम लोग को निकलना है। ठीक है? आगे देखिए कि खुदाई सुखन किसे कहा जाता है? तो खुदाई सुखन जो कहा जाता है मीर तकी मीर को कहा जाता है। खुदाई सुखन किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। 13 नंबर का देखिए तो शर्मीले बोल का शायर कौन है? तो शर्मीले बोल का शायर जो है अज़मतुल्लाह है। ठीक है? अज़मतुल्लाह है।
उसके बाद देखिए 13 नंबर का फिर से यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, 1 नंबर 2 बार। चलिए कोई बात नहीं। अमामी शायर किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबरुल्लाह आबादी को कहा जाता है। यानी कि लोगों का शायर, अवाम का शायर किसको कहा जाता है? तो नज़ीर अकबरुल्लाह आबादी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 14 नंबर का क्या है? उर्दू का ट्रांसटाई। तो उर्दू का ट्रांसटाई किसको कहा जाता है? कृष्णचंद्र को कहा जाता है, कृष्णचंद्र को कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर का देखिए शर्मिली बांसुरी का शायर किसे कहा जाता है? सॉरी, सरेली सरेली बांसुरी का शायर किसे कहा जाता है? तो आजाद लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? सरेली बांसुरी का शायर किसको कहते हैं? आरजू आरजू लखनऊ को कहते हैं। उसके बाद देखिए पाकिस्तान का शायर लुधियानी किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान का शायर लुधियानी कहा जाता है कतिल सफाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कतिल सफाई को कहा जाता है। पाकिस्तान का शायर लुधियानी किसको कहा जाता है? तो कतिल सफाई को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 17 नंबर में क्या है? उर्दू का ब्रांड ब्रांडशाह किसको कहा जाता है? तो अल्ताफ हसन हाली को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 18 नंबर का क्या है? 18 नंबर में क्या कह रहा है? 18 नंबर में यहाँ पे ये है कि मसूरे गम अल्लमा राशिद को कहते हैं। मसूरे गम किसको कहते हैं? अल्लमा राशिद को कहते हैं। उसके बाद 19 नंबर का क्या है? उर्दू का उम्र खयाम। तो उर्दू का उम्र खयाम किसको कहते हैं? तो रियाज खैराबादी को कहते हैं। उर्दू का उम्र खयाम किसको कहते हैं? तो रियाज खैर आबादी को कहते हैं। उसके बाद 20 नंबर का कि उर्दू का हुमर किसको कहते हैं? तो उर्दू का हुमर मीर अनिस को कहते हैं। उर्दू का हुमर किसे कहते हैं? तो मीर अनिस को कहते हैं। ये था टोटल 20। अगर आप लोग ये देख के मतलब कि मतलब कि 20 को वन लायर क्वेश्चन देख के आप लोग वीडियो को स्किप करके ना भागे, आप लोगों का एक तरीका से इसको देखिएगा तो आप लोगों का क्या होगा? रिपीट होगा, है ना? ठीक है, आप पढ़े हुए हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए तो फिर भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब हम लोगों को पढ़ना है। तो ये अगर जो पढ़े हुए साथी है तो फिर उसका क्या हो रहा है? एक तरीका से रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन ये था आप लोगों के लिए जो मतलब वन लायर का था। अब देखिए आगे यहाँ से शुरू होता है मेन मकसद जो समझने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 उर्दू ग्रामर क्वेश्चन। अब ये जो उर्दू ग्रामर बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर जो पूछा गया था उर्दू ग्रामर क्वेश्चन, किसमें? 11th और 12 के अंदर जो पूछा गया था वो सवाल यहाँ पे लिया गया है। पहले वाली वीडियो में टीआरई 3 का लिया गया था जिसमें 1 to 5 का था, इसमें लिया गया 11 to 12 का। उसी तरीका से अगले वीडियो के अंदर हम क्या लेंगे? 9th 10th का ले सकते हैं या 6 to 8 का ले सकते हैं। इसी तरीका से टीआरई 2 वाला भी चलेगा, टीआरई 3 वाला भी चलेगा। जब यह तीनों क्वेश्चन से ग्रामर क्लियर जब हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जाएगा, फिर एक नया टॉपिक मतलब कि नया टॉपिक समझ लीजिए या नया क्वेश्चन लेके अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या अदर एग्जाम के अंदर जो उर्दू का जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो पूछा गया है तो उसको हम लोग लेके आएंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो 11 का 12 का था तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 79, यानी कि 79। ठीक है, 79 के अंदर पूछा गया था वह कि वह कसीदा जिसमें किसी शख्सियत की मधु सराई की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कसीदा के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसमें किसी शख्सियत की मधु सराई की जाती है उस कसीदे को क्या कहते हैं? तो उस कसीदे को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है कि हुजूया कसीदा कहते हैं या नातिया कसीदा कहते हैं या मदहिया कसीदा कहते हैं या एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना? इसको क्या कहा जाता है? यानी कि जिस कसीदा के अंदर किसी शख्सियत की मधु सराई की जाती है उस कसीदे को जो मदाहिया कसीदा कहते हैं। नातिया कसीदा का मतलब वो होगा कि जिस कसीदे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो की शान में जो कसीदा पढ़ी जाती है उसको नातिया कसीदा कहते हैं। ठीक है, और और उसके बाद जाके आपका हो गया जाके हुजूया कसीदा। तो इसके अंदर क्या होता है कि यानी कि जिसमें किसी शख्स की उसकी हालत या हाजरा की बड़ाई की जाती है किसी भी शख्स की, तो उसके अंदर हम समझ लीजिए कि उसको कहा जाता है हुजू या कसीदा। जिसमें किसी शख्स की हालत या उसकी मतलब कि एक तरीका से हालत हाजरा का जो मतलब कि बड़ाई की जाती है या मजाहतमत की जाती है उसी को कहा जाता है हुजू या कसीदा।
ठीक है। अब यहाँ पे से ये आ गया नातिया कसीदा, आप समझ गए, यानी कि जिस कसीदे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ, शान में जो कसीदा पढ़ी जाती है उसको नातिया कसीदा कहते हैं। मदाहिया आपको समझ में आ गया यहाँ पे, कि जिसमें मतलब किसी शख्स की जिसमें किसी शख्सियत की मधु सराई की जाती है, किसी भी शख्सियत की, ठीक है, तो उसको मदाहिया कसीदा कहते हैं। ठीक है, उसी तरीका से एक कसीदा होता है। तो हमदिया कसीदा का मतलब ये हो गया जाके, हमदिया कसीदा का मतलब ये हो गया जाके जिसमें हमद किसके लिए, किसकी शान में पढ़ा जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की शान में पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब वो जो कसीदा हो जाएगा वो हमदिया कसीदा हो जाएगा। ठीक है, नात पढ़ा जाता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, इसलिए उसको नातिया कसीदा कहा गया है। और हमद अल्लाह तबारक व तआला को तो हमदिया होगा। मनकबत, तो मनकबत के अंदर आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि मनकबत के अंदर किसके बारे में मनकबत जो हो जाता है, जिसमें सहाबा इकराम के बारे में या बुजुर्गाने दीन, है ना, तो बुजुर्गाने और दीन या सहाबा इकराम के बारे में जब किया जाएगा शान में जो कसीदा पढ़ी जाती है उसको मनकबत कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया जाके कसीदा से, यहाँ पे से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर का सवाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं 79 के बाद 80 में नहीं था आपका, वो कंटेंट्स बेस पे था तो उसको छोड़ दिया गया था। 81 नंबर में पूछा गया कि खुशी और मुसर्रत पर खत्म होने वाले ड्रामे को क्या कहा जाता है, यानी कि जो ड्रामा खुशी या मुसर्रत के ऊपर जो खत्म होते हैं उस ड्रामे को क्या कहा जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर एक है कि उसको जो है अलमिया ड्रामा कहते हैं, या तरबिया ड्रामा कहते हैं, या हज़ानिया ड्रामा कहते हैं। चलिए, या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 81 नंबर का। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है, तो चलिए हम इसका ये मतलब कि साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मतलब यहाँ से कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया है ना, इतना ठीक है। हाँ, इतना पे आप लोगों को ठीक दिखाई देगा फुल स्क्रीन। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, अ, गजल के ड्रामे के बारे में था। हाँ, 81 नंबर में पूछा ये गया था, खुशी और मुसर्रत पर जो खत्म होने वाला जो ड्रामा होता है उस ड्रामा को क्या कहा जाता है, तो अलमिया ड्रामा कहा जाता है, या तरबिया ड्रामा कहा जाता है, या हजनिया ड्रामा कहा जाता है। तो देखिए, हजनिया नाम का कोई ड्रामा नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रामा कहा जाएगा आपका तरबिया ड्रामा कहा जाता है। ठीक है, तो खुशी या मुसर्रत पे जो ड्रामा किया जाता है। देखिए, अगर आमतौर से देखें यहाँ पे, तो आमतौर के गजल ड्रामा के बारे में अगर देखें यहाँ पे, तो आमतौर से क्या होते हैं, आम तौर से जो ड्रामा 2 होते हैं। एक का नाम अगर देखा जाए तो अलमिया ड्रामा होता है, ठीक है? और दूसरे का नाम जो होता है वो आपका हो जाता है तरबिया ड्रामा, ठीक है? अलमिया ड्रामा का अगर देखा जाए तो ये जो मतलब कि परवान जो चढ़ा था, ये यूनान के अंदर पड़ा था, यूनान के अंदर। इसका परवान कहाँ चढ़ा था? यूनान के अंदर। ये तरबिया ड्रामा का जो पड़ा है, तो वो कहाँ पे पड़ा है? हिंदुस्तान के अंदर। कहाँ? हिंदुस्तान के अंदर। तो अब यहाँ पे से ये भी पूछा जा सकता है कि अलमिया ड्रामा का जो जो आपका ये जो प्रभान, जो अलमिया ड्रामा जो प्रभान चढ़ा था, वो कहाँ चढ़ा था? तो यूनान के अंदर चढ़ा था, और जाके तरबिया ड्रामा जो जो प्रभान चढ़ा था, वो हिंदुस्तान के अंदर चढ़ा था। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि अलमिया ड्रामा को जो कहा जाता है, ट्रेजेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है? ट्रेज ट्रेजेडी ट्रेजेडी कहा जाता है। और अगर यहाँ पे इसका बात करें कि तरबिया ड्रामा को जो कहा जाता है, तो तरबिया ड्रामा के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो कॉमेडी कहा जाता है, यानी कॉमेडी जो होता है, कॉमेडी नहीं बोलते हैं हम लोग, कपिल शर्मा का एक कॉमेडी शो चलता है ना, फनी शो, तो वही कॉमेडी। ठीक है, तो तरबिया ड्रामा को क्या कहा जाता है? कॉमेडी, है ना, और अलमिया ड्रामा को कहा जाता है ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे से ड्रामा से रिलेटेड आमतौर पे 2 ड्रामा होता है, अलमिया जो यूनानी में परवान चढ़ा, जिसको कहा जाता है ट्रेजेडी, और उसके बाद जाके तरबिया ड्रामा जो होता है, जो हिंदुस्तान के अंदर परवान चढ़ा, जिसको हम लोग यहाँ के ये कहा जाता है कॉमेडी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आगे जाके, अब बात ये आता है कि अलमिया ड्रामा के अंदर क्या आता है? तो ये जो अलमिया ड्रामा जो होता है, ये एक तरीका से समझिए इसका जो अंजाम होता है, यानी कि इख्तिताम जो होता है, ख़त्म जो होता है ये ड्रामा, तो ये ड्रामा कहाँ पे ख़त्म होता है? तो गम के ऊपर, गम, है ना? गम यानी कि अलम समझते हैं ना, गम, गम और
अलम के ऊपर खत्म होता है, एक दूसरे का मुतरादिफ लफ्ज है। यानी कि अलमिया ड्रामा कहाँ पे खत्म होते हैं, कहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं, मतलब कि उसको खत्म किया जाता है, उसको अंजाम दे दिया जाता है, तो गम और अलम पे दिया जाता है। और जहाँ पे ये तरबिया ड्रामा का अगर बात करें तो ये जो आता है खुशी मुसर्रत के लिए आता है। ठीक है, खुशी मुसर्रत, ये चीज, इतना चीज याद रखना है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर का, ये 85 नंबर का। तो 85 नंबर में बोला गया है यहाँ पे कि जिस सनफ शायरी में किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है, यानी कि आपका वो सिफत शायरी वाला जो सिफत आ रहा है, सनफ आ रहा है, तो उसके अंदर जो आपका जो शायरी होता है जिसके ऊपर गम के लिए जो शायरी पढ़ी जाती है, नज़्म लिखी जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कसीदा कहते हैं या मरसिया कहते हैं या गज़ल कहते हैं या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो 85 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। जब गम का इजहार हो रहा है यहाँ पे शायरो व शायरी के अंदर का जब बात किया जाता है गम का, तो वो मरसिया के अंदर चला जाता है। ठीक है, चलिए किसी की मौत पे जो नज़्म पढ़ी जाती है उसी को मरसिया कहा जाता है। ठीक है, यानी जो भी शायरी अपना किसी की मौत पे अगर कही जाएगी, तो उस शायरी के अंदर जो एक नज़्म जो टॉपिक है आपका, तो वो आपका किसके अंदर चला जाएगा, मरसिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है 106 नंबर में। अब यहाँ पे 106 नंबर में पूछा ये गया है कि मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं। तो मुस्तकिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लफ्ज़ के देखिए एक तरीका से, चलिए पहले तो आप इसका आंसर दिए मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में होते हैं। तो मुस्तकिल अल्फाज के ऑप्शन नंबर 1 में है कि 5 किस्में होते हैं, 2 में है कि 4 होते हैं, 3 में है कि 6 होते हैं, 1 से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए मुस्तकिल अगर अल्फाज की देखा जाए, तो मुस्तकिल अल्फाज को हम लोग इसके अक़साम को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 होते हैं। मुस्तकिल अल्फाज के कितने अक़साम होते हैं यानी किस्में होते हैं, 5 होते हैं। मुस्तकिल अल्फाज को हम मुस्तकिल कलमा भी कह सकते हैं, क्योंकि कलमा एक लफ्ज़ भी होता है और उसको लफ्ज़ मौज़ू भी कहा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे इसके जो 5 होते हैं, ठीक है? तो मुस्तकिल लफ्ज़ उसको कहा जाता है जो लफ्ज़ अपना खुद माने रखता है, अपना उसके पास माने हो, उस लफ्ज़ को मुस्तकिल लफ्ज़ कहते हैं। जिस लफ्ज़ का अपना कोई माने नहीं रहता, उस लफ्ज़ को कहा जाता है गैर मुस्तकिल लफ्ज़। ठीक है? मुस्तकिल लफ्ज़ किसको? जिसका खुद का माने हो। सिंपल सा यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुस्तकिल मुस्तकिल लफ्ज़, है ना? तो मुस्तकिल लफ्ज़ क्या हो जाएगा? जिसका माने हो, जिसका माने हो, माने अपना हो, अपना हो। ठीक है? गैर मुस्तकिल का अगर बात यहाँ पे हम करें तो गैर मुस्तकिल क्या हो जाएगा? गैर मुस्तकिल क्या हो जाएगा? गैर मुस्तकिल क्या हो जाएगा? जिसका अपना माने, जिसका अपना माने ना हो। ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आप देख लीजिए जहाँ पे पूछा गया था अक़साम के बारे में, तो इसके 5 अक़साम होते हैं, तो 5 अक़साम कौन-कौन सा है? एक अक़साम इस्म हो जाएगा, दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग सिफ़त ले सकते हैं, तीसरे की अगर बात करें तो हम ज़मीर ले सकते हैं, ये सबका अपना-अपना माने होता है। चौथे की अगर बात करें हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? फ़ेल ले सकते हैं, फ़ेल का भी अपना माने होता है। पाँचवें की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मुतअल्लिक़ फ़ेल होगा, ठीक है? मुतअल्लिक़ फ़ेल, मुतअल्लिक़ फ़ेल। ठीक है? तो ये 5 तरह के जो होते हैं मुस्तकिल लफ्ज़ होते हैं, जिसको यहाँ पे आपका बता दिया गया है। मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल लफ्ज़ में क्या फ़र्क पाया जाता है? मुस्तकिल लफ्ज़ जिसका माने होता है, गैर मुस्तकिल जिसका माने नहीं होता। मुस्तकिल लफ्ज़ जो होते हैं 5 होते हैं, अक़साम होते हैं, इस्म, सिफ़त, ज़मीर, फ़ेल और फ़ेल मुतअल्लिक़। ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर आपका अ, कितना का था? 106 का था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं 107 में क्या कह रहा है? 107 के अंदर देखिए यहाँ पे ये कह रहा कि इस्म ज़र्फ़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 रफ्तार, ऑप्शन नंबर 2 घबराहट, ऑप्शन नंबर 3 चाड़ागा, ऑप्शन नंबर डी 1 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आप लोगों को इस्म ज़र्फ़ के बारे में बताया गया था, क्योंकि वहाँ पे भी सवाल इस्म ज़र्फ़ के बारे में पूछा गया था। अब मैंने वहाँ पे आप लोगों को इस्म ज़र्फ़ के बारे में बताया था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे छोटा-सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे भी बता दूँगा। क्योंकि टॉपिक छोटा ज़्यादा ये है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे चाड़ागा,
ठीक है। अब देखिए इस्म ज़र्फ़ क्या होता है? इस्म ज़र्फ़ का अगर हम यहाँ पे बात करें, इस्म ज़र्फ़ के ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सी जगह लेते हैं। इस्म ज़र्फ़ को 2 कंडीशन बनता है, एक जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा वक़्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वक़्त किसको कहा जाता है, जगह किसको जो कहा जाता है। जो जगह के लिए इस्तेमाल होता है ना जो इस्म, उसको कहा जाता है इस्म मका। क्या कहा जाता है? इस्म मका कहा जाता है। जो वक़्त के लिए इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है इस्म ज़मा। ठीक है? जैसे शाम, दिन, रात, है ना? ज़माना बोलिए या ज़मा बोलिए एक ही बात है। जैसे दिन, रात, शाम, है ना? तो ये सब आपका इसके अंदर चला जाएगा। मकान आप जानते हैं किसको बोला जाता है मतलब मकान यानी कि जगह से रिलेटेड जैसे पटना हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, बिहार हो गया, कोलकाता, हैदराबाद ये सारा का सारा आपका इसके अंदर आ जाएगा। और जैसे कि चारागाह हो गया, है ना? गौशाला हो गया, यानी जिसमें गाय को रखा जाता है उसे गौशाला कहा जाता है। तो वहाँ पे इस तरीक़ा से चारागाह गया जाके, जहाँ पे हम लोग मतलब कि जानवरों को खाने का चीज़ रखते हैं तो उसको चारागाह इस्तेमाल किया। जैसे ईदगाह, जहाँ ईद की नमाज़ जहाँ पे पढ़ी जाती है, ईदगाह, मस्जिद हो गया, जहाँ पे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे मंदिर हो गया तो वो भी एक जगह है जहाँ पे हिंदू मतलब कि उसको मानने वाले लोग जो होते हैं वहाँ पे अपना पूजा पाठ करते हैं, तो वो एक जगह है। ठीक है? तो यहाँ पे चारा आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 107 का। चलिए, आगे देख लेते हैं 108 का। चलिए, 108 में क्या कहा गया? 108 के अंदर ये कहा गया कि लवाज़िम इस्म के कितने किस्में हैं? तो लवाज़िम इस्म के कितने किस्में हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका है क्या 4, ऑप्शन नंबर बी में है कि 5, ऑप्शन नंबर सी में है कि 3, ऑप्शन नंबर डी में 1 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए 108 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। लवाज़िम इस्म का मतलब क्या होगा कि लवाज़िम एक तरीके से समझिए लाज़िम, यानी जो इसमें लाज़िम हो, इसम में लाज़िम हो, यानी जो भी नाम है उसके अंदर लाज़िम हो, लाज़िम हो। इसके 3 अक़साम होते हैं, एक का नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीक़ा से समझिए एक जिन्स आता है, यानी मुज़क्कर मुअन्नस पाया जा सकता है। नंबर 1 हर एक इसम के अंदर या तो वो मुज़क्कर होगा या तो वो मुअन्नस होगा। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, या तो आपका वाहिद, यानी कि एक तरीक़ा से समझिए वाहिद जमा, यानी तादाद के अंदर हम इसको ले सकते हैं, तादाद। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये आपका हो जाएगा वाहिद या जमा। तादाद के 2 किस्म होता है ना, एक वाहिद एक जमा। तो ये भी हो सकता है या तो मतलब कि जो भी इसमें या तो अकेला है या एक से ज़्यादा है, यही कंडीशन बन सकता है। तीसरा आपका यहाँ पे आता है, जो तीसरा देखा जाए लवाज़िम इस्म के अंदर तो हालत, हालात, हालत देख लेते हैं, ठीक है? हालत, ठीक है? तो ये 3 कंडीशन बनता है। हा हालत का मतलब एक तरीक़ा से वो चीज़ उसके अंदर होना, किसी चीज़ का होना, वही एक तरीक़ा से हालत है। तो ये आपका इस्म था। तो लवाज़िम इस्म के कितने अक़साम होते हैं? तो 3 अक़साम होते हैं। कौन-कौन सा होता है? यानी कि इसमें वो मौजूद होता है। जैसे कि जिन्स आपका हो सकता है या मुज़क्कर मुअन्नस हो सकता है या तो इसमें या तो तादाद में यानी या तो वाहिद हो सकता है या जमा हो सकता है, तीसरा उसकी हालत हो सकती है। जो भी हालत हो, वैसे कंडीशन में आपका क्या हो सकता है वो लवाज़िम इस्म के अंदर आता है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़? 109 नंबर का क्या बोला जा रहा है? चलिए 109 नंबर के अंदर में बोला ये जा रहा है कि 109 नंबर सवाल में कि सिफ़त जाति की निशानदेही कीजिए। अब सिफ़त जाति के बारे में पूछा जा रहा है। सिफ़त जाति इसमें से कौन है? ठोस है ना? गँवार है या चंद है या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। चलिए, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी अभी आपका सही जवाब हो जाएगा इसलिए क्योंकि ठोस भी एक तरीका से इसमें जाति के अंदर आता है और गँवार भी एक तरीका से किसके अंदर आता है? इसमें जाति के ही अंदर आता है। ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 से ज़्यादा यानी कि आपका एक ये भी होगा और दूसरा आपका ये भी होगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सिफ़त किसको कहा जाता है? किसी भी इस्म की खूबी या खराबी को हम लोग सिफ़त कहते हैं। सिफ़त के 5 गो अक़साम होते हैं। सिफ़त ज़मीरी होता है। ज़मीरी आपको पता है कि जो ज़मीर होगा सा रिलेटेड वही आपका क्या हो जाएगा सिफ़त ज़मीरी के अंदर। एक सिफ़त मिक़दारी आता है, एक आपका जो हो जाता है चंद इसलिए नहीं होगा, इसको हम चंद को जो है ना मिक़दारी या अददी के अंदर रख सकते हैं। अब वहाँ पे क्वांटिटी की बात करता है, अगर नाप तौलने वाला अगर यूनिट लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपका मिक़दारी बन जाएगा। अगर नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपका किसके अंदर चला जाएगा?
सिफत अददी के अंदर चला जाएगा। ये आता जाके, ठीक है, सिफत आपका हो गया जाके, सिफत जाती यहाँ पे, सिफत जाती आपका ठोस भी हो जाएगा और गंवार भी हो जाएगा, चंद आपका नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वैसे सिफत के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में भी बनाया, अगर आपने देखा होगा तो फिर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे चलिए नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, तो मतलब कि अगली बार अगली बार क्या प्रश्न आता रहेगा तो उसमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि हाँ सर एक बार सिफत के बारे में भी पूरा जो पांचों टाइप होता है एक बार फिर से उसको रिपीट कर दीजिए तो कर दिया जाएगा। चलिए 110 का 110 में क्या करा है, जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियात ज़ाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? देखिए, सिफ़त के अगर तारुफ़ की बात करें तो सिंपल सी पहले इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिफ़त नस्बती, ऑप्शन नंबर 2 सिफ़त अददी, ऑप्शन नंबर 3 सिफ़त मिक़दारी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 110 का। 110 का अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ये ना तो सिफ़त नस्बती है, ना सिफ़त अददी है, ना सिफ़त मिक़दारी है। ये जो अभी था, जो ऊपर जो अभी पढ़े थे 108 के अंदर, तो वो सिफ़त क्या था? जाती था। तो वही अंदरूनी कैफ़ियत जो सिफ़त जाती का ही ज़ाहिर किया जाता है। सिफ़त नस्बती का मतलब होता है जगह से, यानी कि एक तरीक़ा से उसकी कोई चीज़ को जो जगह से रिलेटेड करके जो खूबी होता है, उस खूबी को कहा जाता है। जगह से रिलेटेड जब बात किया जाएगा, है ना? जैसे बिहारी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली, पंजाबी, है ना? जैसे अरबी, तो अरबी अरब के लोग को अरबी कहा जाता है ना? फ्रांसीसी, चाइनीज़, चाइना के लोग को, है ना? तो ये इस तरीक़ा से अगर सवाल आता है बन के, तब वहाँ पे जाकर सिफ़त नस्बती के अंदर आएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो होता है वो सिफ़त जिसको मतलब कि किसी जगह से रिलेटेड यानी ताल्लुक को जोड़ा जाता है, तो वो आपका सिफ़त नस्बती के अंदर आता है। सिफ़त अददी का मतलब एक तरीक़ा से गिनती आता है। गिनती आपका आता है, सिफ़त अक़दारी एक तरीक़ा से नाप-तौल। नाप-तौल। तो नाप-तौल आता है, लेकिन इसके साथ में एक यूनिट रहता है कोई भी नाप तौलने का, जैसे किलोमीटर, है ना? लीटर, गज़, 2 गज़। अब यहाँ पे सिफ़त अददी दोनों के अंदर भी फ़र्क पाया जाता है। जैसे कि अभी वहाँ पे था चंद, तो चंद जो आपका हो जाएगा, तो चंद आपका दोनों होगा, सिफ़त अददी के अंदर भी होगा, सिफ़त मिक़दारी के अंदर होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सिफ़त मिक़दारी है या सिफ़त निस्बती है। कब डिसाइड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे मैं इसको एक लफ्ज़ से जोड़ता हूँ, चंद किताबें, किताबें। तो चंद किताबें, है ना? उसके बाद जाके हम यहाँ पे से कह सकते हैं चंद किताबें हो गया, उसके बाद जाके हम लोग एक और लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं? हुँ, वैसे चंद को अगर देखा जाए तो यहाँ पे से चंद के लिए और क्या ले सकते हैं? है ना? हाँ, ले लीजिए, चलिए यहाँ पे से कर सकते हैं चंद सेब, सीनियर सेब, सेब। चलिए, अब देखिए यहाँ पे किताब को काउंटिंग किया जाता है, इसका मतलब ये गिनती है। जब गिनती है तो चंद किताबें, अब इसके साथ गिनती वाला आ गया तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे आददी। अब देखिए सेब नाप-तौल किया जाता है तो चंद सेब, तो इसका मतलब है कि ये आपका मिक़दारी के अंदर आ जाएगा। ठीक है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या था कि जिससे जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या ख़ुसूसियात ज़ाहिर हो, उसको हम जो इस्म कहते हैं सिफ़त जाति के अंदर रखते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 111 नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज़मीर शख़्सी की कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 4 बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, डी हो गया 1 से ज़्यादा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो सिफ़त शख़्सी की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ज़मीर शख़्सी के 3 किस्में होते हैं, यानी कि 3 सूरत होती है। एक सूरत का नाम है मुतकल्लिम। क्या नाम है? मुतकल्लिम। दूसरे सूरत का नाम है हाज़िर। तीसरे सूरत का नाम क्या है? गायब। ठीक है? ये होता है बोलने वाला, ये होता है सुनने वाला, ये होता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में
बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उस्ताद, तो यहाँ पे तो उस्ताद तो नहीं है, क्योंकि इसलिए तो यहाँ पे जमीर के बारे में पूछा जा रहा है, तो जमीर वाला मिसाल ले लेते हैं। वह सबको है ना पढ़ा रहे हैं, वह सबको पढ़ा रहे हैं, तो ये वह जो हो जाएगा ना, तो वह आपका यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो बन सकता है। लेकिन यहाँ से आपने, क्योंकि यहाँ पे ये मिसाल से भी नहीं समझ में आएगा, आपको सिंपल सा बात यहाँ पे ये रखना है। देखिए कि जो बोलने वाला जो इंसान रहता है ना, जो अपने लिए जो ज़मीर, क्योंकि यहाँ पे ये तो इसके अंदर जो अभी इसम का भी बात आ रहा था, हम यहाँ पे ज़मीर का ही लेते हैं प्रॉपर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंपल से ये जो मैं होता है ना, ये मैं आपका ज़मीर है, ठीक है? और ये मैं या मुझ, इतना चीज़ या हम। अब देखिए ये 3 लफ्ज़ को याद रखना, मैं, मुझ, हम। इससे जो भी लफ्ज़ बनेगा ना, ये सारा का सारा ज़मीर है। इससे जो भी लफ्ज़ बन जाएगा, तो वो सारे को आपको मुतकल्लिम के अंदर ले आके रखना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे से हाँ, लीजिए एक ठो कंडीशन यहाँ पे से बना सकते हैं। कंडीशन क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ, आई, है ना? आप पढ़ रहे हो, यू। अब वहाँ पे क्या हो सकता है? कोई भी चीज़ हो सकता है, अदर चीज़ यहाँ पे आ गया। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे से आ सकता है, तो अदर चीज़ के बारे में, यानी अन्य भी एक तरीका से देखा जाए, तो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा आपका? ये आपका चला जाएगा गैप के अंदर, क्योंकि ये पता नहीं रहता है इसके बारे में। अच्छा, पता भी रहता है तो वो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए मैं या मुझसे या हमसे जो भी चीज़ बनेगा, आपको मुतकल्लिम के अंदर लेके चलना है। गैप को लेके चलना है, तो ये तो 1 नंबर का मिसाल हो गया। दूसरे नंबर का गैप का करें, तो जैसे आपसे जो भी लफ्ज़ बनेगा, जैसे आप सब, आपका, आपकी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? हाँ, आप, है ना? हाज़िर के अंदर जाएगा। तीसरा कंडीशन यहाँ पे कि तुमसे जो लफ्ज़ बनेगा, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना? हमारा, हमारी, हमारा, हमारी वहाँ चला जाएगा, तो हमसे वहाँ। तो ये इस तरीक़ा से आपको कर लेना। बाकी आपको जो बचेगा, आपको थर्ड के अंदर लेके चला जाना है। जैसे हम बोल सकते हैं वह सब, यह सब, है ना? उसका, उसकी, उसके, है ना? तो ये आपका वहाँ कहाँ चला जाएगा? ज़मीर शख़्सी के थर्ड मतलब की सूरत में चला जाएगा, गैप के अंदर चला जाएगा। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर का सही क्या क्वेश्चन है? चलिए, 12 नंबर का देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12 नंबर में सवाल ये पूछा है कि रमूज़ औकात किसको कहा जाता है? पंक्चुएशन मार्क जो होता है, यानी कि विराम चिन्ह जो होता है, वो टॉपिक, ठीक है? रमूज़ औकात में सबसे छोटा कोमा कौन-सा होता है? तो सबसे छोटा कोमा को जो है क्या कहा जाता है? यहाँ पे रमूज़ औकात के बारे में बात किया गया है, और सबसे छोटा जो आपका ये रहता है, अ, सबसे छोटा क्या बोला गया? हाँ, सबसे छोटा वक़्फ़ा कौन-सा होता है? नंबर 1 ख़ात्मा, नंबर 3 सक्ता, नंबर 4 जो होता है अ जंजीरा, ठीक है? चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। रमूज़ औकात वही पंक्चुएशन मार्क को कहा जाता है, यानी कि विराम चिन्ह को कहा जाता है, ठीक है? एक बार पूछा भी गया था, रमूज़ औकात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना? इंग्लिश का उसका वर्ड दे दिया था, उसके बाद पूछा था कि इसको क्या कहते हैं? तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? अ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सख्ता, हम लोग सख्ता ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब छोटा-सा वक़्फ़ा को जो, यानी कि, तो उसको हम लोग सख्ता के अंदर रखेंगे। सख्ता का मतलब ही होता है मुख्तसर सा ठहराव, तो छोटा वही हो गया, है ना? तो छोटा वक़्फ़ा को हम लोग किसके अंदर रखेंगे? सख्ता के अंदर रखेंगे। ठीक है? चलिए, ये जो होता है ना ख़ात्मा,
खात्मा ये इसका सिंबल जो आपका एक तरीका से मुख्तसर सकता, यानी कि एक तरीका से ये समझिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सकता को कोमा। क्या कहा जाता है? कोमा। ओ मा कोमा हो गया। उसके बाद जाके खात्मा। खात्मा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? खात्मा मतलब एक तरीका से खत्म, यानी फुल स्टॉप बोल सकते हैं ना। फुल फुल स्टॉप यानी ये होता है। उर्दू में जो है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में इस तरीका से होता है। कोमा आपका जो है हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, उर्दू में इस तरीका से किया जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया जाके 112 का। अब 113 का देख लेते हैं। 113 में क्या कहा कि जुमला मारतुजा, जुमला मर्तुजा के पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जुमला मारतुजा के आखिर में जो आपका लगाया जाता है, तो उसी के बारे में पूछा पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में वाबिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है खात्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका खत, एक से ऑप्शन नंबर डी एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए खत जो होता है ना, तो ये जुमला को मतलब कि ये आखिर में इस्तेमाल किया जाता है जब आपका एक तरीका से आपका ये जो जुमला होता है ना, मर्तुजा जुमला जो होता है उसी के आखिर में जो है जो इस्तेमाल किया जाता है एक तरीका से, तो उसको हम लोग खत कहते हैं। लॉन्ग डैश जो होता है ना, उसी को कहा जाता है लॉन्ग डैश को, है ना। छोटी सी लकीर एक तरीका से समझिए, कोई चीज़ आपका जुमला जो है मतलब कि ख़त्म हो गया तो वहाँ पे ये इस तरीका से दे देते हैं ना, तो ये आपका जो है लॉन्ग डैश के अंदर जाता है। ठीक है, इसको हम लोग खत को हम कहते हैं लॉन्ग डैश, लॉन्ग डैश। खत्मा समझिएगा फुल स्टॉप। वाबिन आपका जो ये जो होता है क्या नाम है, वाबिन एक तरीका से ये इन्वर्टेड कोमा जो होता है उसी को कहा जाता है। लिख दे क्या? चलिए लिखिए देते हैं, हटाइए। इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद खात्मा हो गया जाकर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो ऊपर भी लिख दिए थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 114 में क्या कह रहा है कि शेर के उजराए को बहर के अरकान पर वजन करने को क्या कहते हैं? तो शेर के अरकान को बहर से वजन करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है कि अरकान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में वजन। ऑप्शन नंबर 3 में है कि तख्ती। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई एक से ज्यादा। ऑप्शन नंबर ई है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जब भी मतलब कि शेर के अजराए यानी कि शेर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर बहर होता है, यानी एक तरीका से ये समझिए कि जो भी अशार लिखा जाता है तो उसमें एक वजन होता है ना। उस वजन को ही क्या कहा जाता है? बहर कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं अरमान, है ना, और अरमान, फरहान, फरहान, तो ये देखिए हान, तो ये दोनों का आवाज एक ही तरीका से यहाँ पे, तो ये एक तरीका से वजन रख रहा है। तो इसी को एक तरीका से समझिए कि आपका बहर भी कहा जाता है। अब वहीं पे पूछा जा रहा था कि असार के शेर के शेर के अजरा को बहर के अरकान पर वजन करने को क्या कहा जाता है? तो वही चीज बोला गया है यहाँ पे। तो वजन तो ये होता है कि आवाज वहां पे आना चाहिए, जो तो यहाँ पे वजन का बात किया नहीं, बहर का भी बात यहाँ पे है नहीं इनमें से। तो देखा जाए तो यहाँ पे से और ये चीज कहा गया है कि जब बाहर से हर बाहर चंद अल्फाजों या उससे तश्कील की जाती है, यानी बनाई जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि किसी शेर में जब वजन को मालूम करने के लिए जो है ना, पता करना वजन करने को क्या कहते हैं, तो वजन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अरखान पे जो वजन कर रहा है यानी कि उसको मालूम कर रहा है।
तो जब मालूम करने की बात आती है, वज़न को जो मालूम करने का जब अरकान के में जो तक़सीम करके जो मालूम किया जाता है वज़न को, तो उसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है तख्तीह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तख्तीह कहा जाता है। ठीक है? तो इसके बहुत से अरकान होते हैं, तो सारे अरकान को यहाँ पे करना अभी पॉसिबल नहीं है। देख लिया जाएगा, आप लोगों को वहाँ पे भी एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। 114 का देख लेते हैं। 114 हो गया था, 115 का देख लेते हैं। वह अल्फाज जो किसी इस्म की हालत या कैफियत या खुसूसियत होना चाहिए, खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं, उसे कहते हैं। यानी कि कोई भी लफ्ज़ है जो इस्म की हालत को दिखा दे या कैफियत को या खुसूसियत को बता दे, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जिन्स, ऑप्शन नंबर बी सिफ़त, ऑप्शन नंबर डी आपके सी मिक़दार, डी एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि जब हालत की बात करती है या कैफियत या खुसूसियत की बात करती है, ऐसे भी बोला जा सकता है ना? अच्छाई या बुराई की बात किया जाए, तो वो सिफ़त के अंदर ही जाता है। जिन्स के अंदर तो आपका नर मादा की बात होगी ना, मिक़दारी तो एक सिफ़त के अंदर का एक किस्म है। ठीक है? तो वहाँ पे नाप-तौल की जब बात आती है ना, तब मिक़दारी के अंदर लेके वहाँ पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट के सिफ़त के तारुफ़ पेश किया था। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे 116 के अंदर पूछा है इस्म ज़मा की निशानदेही कीजिए, यानी इसके अंदर इस्म ज़मा कौन है? तो देखिए यहाँ पे फ़ौज तो आपका वाहिद है, फ़ौज की ज़मा फ़ुआद, है ना? तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कतार, तो ये भी कतार की जमा कतारे, तो ये भी नहीं होगा। ये अंजुमन जो है एक बहुत सा इसम ऐसा है जो एक तरीका से जमा ही है, बहुत सा ऐसा इसम जमा है, बहुत सा ऐसा इसम क्या है, वो आपका इसमी है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में कैसे मालूम रखना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सा ये है, तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा कि हाँ कुछ जो एब्स्ट्रैक्शन चीज़ है उसको आपको मेमोराइज करके रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है कि अंजुमन आपका इसम जमा के अंदर आता है। ठीक है, चलिए 116 में चलते हैं, 16 हो गया, 117 के अंदर चलते हैं यहाँ पे। चलिए 117 के अंदर क्या कहा जा रहा कि हर्फ जो है ये कौन सा हर्फ है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे से, किस जबान का खालिस लफ्ज है, यानी ये जो हर्फ है ये किस जबान का खालिस लफ्ज है, फारसी का है, हिंदी का है, या आपको आगे क्या दिया हुआ है, तुर्की का है, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तीन जबान का बात किया है ना, या तुर्की जबान का बात है। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया था, देखिए ये आपका कौन जबान से है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए उर्दू जबान जो बना है तो वो फारसी हिंदी भी मिलकर बना है, और उसके बाद जाके अरबी से भी कुछ लफ्ज को लिया गया है, और कुछ लफ्ज हर्फ जो है जो उर्दू के लिए अलग से बनाया गया था, है ना? तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये से जो हो गया आपका फारसी के अंदर आता है। ठीक है, तो फारसी से जो लफ्ज लिया गया है, टोटल जो लफ्ज लिया गया फारसी से वो 4 गो लफ्ज लिया गया। कौन कौन सा लिया गया है, तो एक आपका देख लीजिए, इसके खालिस लफ्ज जो होते हैं 4 है, फारसी के खालिस लफ्ज कितने हैं, 4 है। एक का अगर बात करें तो ये पे जो होता है, दूसरे की बात करें तो यहाँ पे चे, है ना, जो फारसी से लिया गया है। तीसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे से हो गया, है ना, और चौथे की बात करें तो यहाँ पे गाफ। ये 4 गो हर्फ जो है जो फारसी खालिस से लिया गया। ठीक है, अब बाकी जैसे कि उर्दू के अंदर अभी जो खालिस लफ्ज जो आया है, खालिस लफ्ज जो उर्दू का खालिस लफ्ज देखा जाए तो उर्दू के अंदर भी खालिस लफ्ज 4 ही है। कितने हैं, 4 ही है। यानी कि उर्दू के लिए बनाया गया था 4 गो लफ्ज, तो एक यहाँ पे बनाया गया था टे, ठीक है, उसके बाद डाल, यानी कि सबके ऊपर जो है एक तरीका से समझिए ना, अब ये बड़ी रे हो गया जाके, उसके बाद ये 4 गो हर्फ जो है जो उर्दू का खालिस लफ्ज है, हर्फ है। ठीक है, तो ये पे, के, से, गाफ ये फारसी का आपका खालिस लफ्ज हो गया, और टे, डाल, रे, ये 4 गो जो हो गया उर्दू का ये हो गया।
बाकी के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल आपका जैसे कि अलिफ से लेके ये तक में ये 8 को छोड़ के जो चीज़ बचता है सबको आपको लेके चलना है कि वो किसका लफ्ज़ है, कहाँ से लिया गया है, तो वो अरबी से लिया गया है कि कहाँ से लिया गया है, अरबी से। ये टोटल 28 गो हर्फ जो अरबी से लिया गया। टोटल हर्फ की संख्या कितना है? टोटल हर्फ जो होता है ना, हर्फ की संख्या 36, लेकिन एक ठो इसको और मिला दिया जाता है हमजा को, तब जाके मिलके ये कितना बन जाता है, 37 बन जाता है। हमजा जब जोड़ा जाता तो 37 बनता, नहीं तो 36 ही रहता। तो अब देख लीजिए 28 8 कितना हो गया, 36 हो गया ना, हमजा को जोड़ेंगे तब जाके 37 आपका पुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 118 के अंदर क्या है, 118 के अंदर कि वह अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि कौन सा लफ्ज है जो बगैर इस्म के इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए सिफत की बात किया, सिफत को हम लोग कभी भी जो है ना इस्म के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे बोले, जैसे कि हम बोल दिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे बीमार, तो आपको यहाँ पे बीमार बोल दिए तो ये बजाय इस्म के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कौन सा लफ्ज है, तो बिहार जो है बिहार कहते हैं, बीमार हम बिहार लिख दिए है ना, बीमार, बीमार। तो बीमार जो एक तरीका से ये बगैर इस्म के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको बोलना पड़ेगा कि अहमद भी है ना, अहमद बीमार है, तो उसके साथ लफ्ज को जोड़ना पड़ेगा तब जाके आपका बनेगा। जमीर भी वही है, वह अगर बोल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे, बोलेंगे वह चीज लाओ, दूसरे लफ्ज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, तब जाके होगा। लेकिन आपका फेल ही एक ऐसा मतलब कि आपका लफ्ज है, फेल लफ्ज ऐसा जो बगैर हम किसी इस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले आओ, तो बात आपको समझ में हो गया कि इसका मतलब कह रहा है कि आओ, तो आना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बोले, जैसे बोले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जाने के लिए बोल रहा है ना। तो ये चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ेल ही एक ऐसा मतलब कि लफ्ज़ है जो आपका बगैर इस्म के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़मीर और सिफ़त की बात करें तो बगैर इस्म के ये कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है? ये दोनों आपका नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं 119 में क्या कह रहा है। 119 में वह नाम जो बादशाह या सरकार व दरबार से एजाज़ी तौर पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। यानी कोई भी नाम जो आपको बादशाह की तरफ से या सरकार की तरफ से एजाज़ी तौर पे दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। इसके अंदर एक लफ्ज़ दरबार वही हो गया जाता है, अंजुमन कोई हजारा के ज़रिया दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, लक़ब कहा जाता है, या ख़िताब या तख़ल्लुस या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि खताब का जब भी बात आएगा तो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सरकार, ये याद रखिएगा। बादशाह, बादशाह, ये है ना, दरबार, दरबार, या आपका अंजुमन, अंजु अंजुमन, ठीक है, कोई इदारा, इदारा की तरफ से दिया जाएगा तो ये खिताब के अंदर जाता है। लक़ब होता है कि ये अवाम की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि अवाम देख लीजिएगा या लोग आप देख लीजिएगा, अगर उसके अंदर है तो इसका मतलब है कि लक़ब के अंदर जाएगा। तख़ल्लुस जब तक वहाँ पे कोई शायर का नाम नहीं आएगा, है ना, शायर का नाम, कोई ना कोई शायर या अदीब का नाम होगा तब जाके वहाँ पे तख़ल्लुस इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ कोड वर्ड भी आपको इस्तेमाल रखना है, ज़्यादा कोई फ़ास्ट चीज़ है नहीं ये सब चीज़, हम लोग सिर्फ बना के रखे हुए कि हाँ इतना ये हार्ड है। अगर अच्छा से उसको समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। चलिए 120 नंबर में यहाँ पे मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करना है ना। जिन्स के 2 अक़साम होते हैं, एक मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर को तज़कीर भी कहा जाता है, मुअन्नस को तानिस कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया। चलिए एक में कि पारसी मुज़क्कर लफ्ज़ बोल रहा है ढूँढने के लिए, दूसरा माली, तीसरा हाजी, चौथा है कि एक से ज़्यादा, पाँचवां है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कितने नंबर का था?
120 का, हाँ 120 तक हम लोग आ गए। सही जवाब क्या होगा? मुज़क्कर लफ्ज़ में पूछा गया पारसी, माली, हाजी, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। 120 का क्या हो जाएगा? तो मुज़क्कर लफ्ज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 120 का तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए मुज़क्कर देखा जाए तो हाज़ी भी मुज़क्कर के अंदर आएगा, माली भी आपका, फ़ारसी भी आपका मुज़क्कर लफ्ज़ के अंदर आएगा। तीनों का तीनों लफ्ज़ आपका मुज़क्कर के अंदर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 121 में मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान पहचान करना। तो मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा? फिरंगी, उसके बाद नाग या जोगी। अब यहाँ पे से पूछा जा रहा 121 का। देखिए यहाँ पे फिरंगी भी एक तरीका से, वहाँ पे फिरंगी लफ्ज़ जो है ये भी मुज़क्कर के अंदर आता है, नाग भी मुज़क्कर के अंदर आता है, जोगी भी मुज़क्कर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाँ बाकी इसके बारे में डीपली वहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए क्या करेंगे कम करके वहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए सिफ़त नस्बती की निशानदेही कीजिए। सिफ़त नस्बती कौन सा? अब देखिए निस्बत जगह से रिलेटेड, नालायक जगह तो नहीं है, नाबीना नहीं, अरबी आपका सही जवाब हो जाएगा। अरबी, अरब के लोग को अरबी कहा जाता है। चलिए तैस का देखें यहाँ पे, वह फ़ेल जिसका असर फ़ाल से गुज़र कर मफ़ऊल तक पहुँचे उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे फ़ाल का भी ज़िक्र किया और मफ़ऊल का भी ज़िक्र किया है। ठीक है? तो फ़ाल फ़ेल दोनों का ज़िक्र किया, तो वहाँ पे अब फ़ाल फ़ेल का दोनों का ज़िक्र किया तो पूछा जा रहा है कि आपका फ़ेल ताम होगा या फ़ेल मुतअद्दी या फ़ेल शख़्सी या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना का था? 127, हाँ 127 का। बताइए। चलिए 123 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फ़िल मुतअद्दी का मतलब होता है कि इसके अंदर फ़ाल भी होगा, फ़ाल मतलब काम करने वाला और प्लस मफ़ऊल भी होगा, मफ़ऊल भी होगा। फ़िल नाक़िस वो होता है जिसका मतलब एक तरीक़ा से अपना माने नहीं देता, है ना? पूरा माने, पूरा पूरा माने ना दे, है ना? जैसे आप बोले हैं, हो, तो ये आपका किसके अंदर चला जाता है? हूँ, हो। यानी एक तरीक़ा से ये समझिए फ़िल नाक़िस को ये समझिए कि हेल्पिंग वर्ब का जो है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, उसका जो आपका अर्थ लिख लेगा, माने लिख लेगा, वो आपको फ़िल नाक़िस के अंदर लेके चले जाना है। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। 124 के अंदर फ़ेल की लिहाज माने की कितनी किस्में हैं? तो देखिए माने के लिहाज से देखा जाए तो फ़ेल के 2 किस्में होते हैं, वही चीज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डायरेक्ट बता दें, लेट हो रहा है, ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बामाने के लिहाज से 2 गो होते हैं। एक अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वही एक होता है ताम। क्या आ जाता है? एक ताम, फ़ेल ताम होता है और दूसरे का नाम है फ़ेल नाक़िस। तो नाक़िस आपको अभी समझ में आ गया। नाक़िस क्या होता है? जो पूरा माने ना दे, पूरा माने ना दे। ये क्या करता है? ताम पूरा माने देता है, पूरा माने दे, है ना? जैसे कि आप ले सकते हैं आओ, जाओ, खाओ, पियो, सो, हँसो, देखो, बोलो। इसमें कैसे? है ना? था, थे, थी, है, हूँ, हो, गा, गेगी, ये सब नाक़िस के अंदर चलिए अब 125 का देख लेते हैं। वह माज़ी जिससे यह ज़ाहिर हो कि गुज़श्ता ज़माना में काम जारी था, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए 125 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 125 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? माज़ी के 6 अक़साम आते हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक का नाम एक का नाम आपका हो जाता है माज़ी। मान लीजिए यहाँ पे एक आपका ये हो गया माज़ी इस्तेमाली। तो माज़ी इस्तेमाली का जो दूसरा नाम जो आपका होता है ना, तो माज़ी शकिया भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? माज़ी शकिया।
ठीक है। और उसके बाद जाके माजी शर्तिया, तो ये जो माजी शर्तिया है इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो दूसरा नाम आपका ये आ जाता है, इसको कहा जाता है तमन्नाई। तमन्नाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे से माजी ना तमाम, तो माजी ना तमाम का अगर दूसरा नाम यहाँ पे देखें हम, तो इस्तेमाल इस्म तरारी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जाके, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, और टोटल जो आपका 6 होता है, तो एक का नाम है यहाँ पे से 3 हो गया जाके। चौथे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो माजी आपका क्या हो जाएगा, माजी मुताल्लिक हो जाएगा, ठीक है, मुताल्लिक हो जाएगा। पांचवें की अगर बात करें यहाँ पे तो माजी करीब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करीब। छठे की अगर बात यहाँ पे हम करें तो छठे की बात एक तरीके माजी बईद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे से ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है माजी के कितने अक़साम होते हैं, माजी के 6 अक़साम होते हैं, 4 अक़साम को बता दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें आपको माजी का इतना ही, अभी और नीचे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका 6 गो अक़साम था, 6 अक़साम को मैंने आपको लिख के बता दिया, और अदर नाम भी यहाँ पे दिया हुआ था तो वो भी दे दिया गया। बहुत सी चीज को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है। तो आप लोग वहां पे से कर सकते हैं, तो आप लोग वहां पे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीका से वहां पे किया गया है। 6 अक़साम होते हैं, 6 अक़साम को आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इसका सही जवाब आपका माजी नातमामी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे इसका क्या होने वाला है। एक मिनट, चलिए, ये 125 का था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 126 में ये कहा गया जिस फेल से जमाना मौजूदा का इजहार हो। मौजूदा का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, देखिए जब भी मौजूदा की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल के लिए आपको याद रखना है कि जहाँ मौजूदा बोले आपको हाल रखना है। मुस्तकबिल का मतलब यहाँ पे बोलेगा आने वाला, क्या, आने वाला, आने वाला ज़माना, है ना, आने वाला ज़माना। ये हो जाएगा जाके आपका मौजूदा ज़माना हाल के लिए। और माज़ी के लिए क्या होगा, गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना। तो ये आपको गुज़रा याद रखना, मौजूदा, आने वाला, इससे आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब चल जाते हैं 127 पे। 127 में क्या बोल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ किसकी मिसाल है। तो मैं पढ़ रहा हूँ किसकी मिसाल है, तो आप लोगों को इसकी ये किसकी मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया हाल मुताल्लिक, हाल नातमाम, हाल नताम, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हाल नातमाम ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हाल नातमाम आपका सही जवाब हो जाएगा। जिस तरीका से आप देखिए कि फेल माजी के 6 किस्में होते हैं, अक़साम होते हैं, वैसे ही आपका फेल हाल के भी 6 अक़साम होते हैं। और उसी को मतलब कि माजी की तरह ही जो नाम उसका रखा हुआ वही नाम आपका, जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया, ठीक है। ये जो छोटो नाम बताया था मैं यहाँ पे, है ना, तो ये आपका हो गया जबकि, ठीक है। तो यही आपको याद रख लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे क्लास लेके तो उसमें हम सब अक़साम को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, 128 का देख लेते हैं, जिसमें आइंदा जमाने में काम का जारी रहना पाया जाता है, उसे क्या कहता है। आइंदा जमाने में काम का जारी रहना जब पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में कि मुस्तकबिल मुताल्लिक, या मुस्तकिल मदामी, या मुस्तकिल एहतमाली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, 128 का सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बस इसका मुस्तकबिल के दो गो अक़साम होते हैं। एक अक़साम का नाम होता है मुताल्लिक़ और दूसरे का मदामी अक़साम। ठीक है, तो मुताल्लिक़ जो होता है मुस्तकबिल का लफ्ज़ जो अक़साम होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि ये जो होता है सिर्फ ज़ाहिर करता है काम को, यानी ज़ाहिर करना, सिर्फ क्या करता है, ये काम को ज़ाहिर करता है, सिर्फ काम को ज़ाहिर करता है, ज़ाहिर ज़ाहिर करता है, काम को सिर्फ दिखाएगा, सिर्फ काम ज़ाहिर करता है। जैसे वो आता है, वो खाता है, वो जाता है, वो हँसता है, और सॉरी ये मुस्तकबिल है ना, वो जाएगा, वो हँसेगा, वो खेलेगा, वो पढ़ता होगा, है ना, वो किताब पढ़ेगा, वो रोएगा, है ना। तो ये आपका उसके मिसाल होता है। मदाहिया का मिसाल ये एक तरीका से ये समझिए कि जो आपका ये जो होता है ना ना तमाम, तो ना तमाम याद रखना है कि वही एक तरीका से कंटिन्यूस टेंस जो होता है, लगातार जो चलता रहता है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे जारी रहने का जब बात करेगा तो कंटिन्यूस की बात हो रही है, जारी, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 129 का देख लेते हैं। 129 में वह हरूफ जो एक लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करता है। एक लफ्ज का इलाका दूसरे लफ्ज से जब जाहिर करेगा तो उसको फेल रब्त बोला जाता है। क्या कहा जाता है, फेल रब्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेल रब्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 130 का। 130 में क्या है कि वह अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहासा जबान से निकल जाए उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको फ़िज़ाइया हर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ़िज़ाइया हर्फ कहा जाता है, फ़िज़ाइया हर्फ कहा जाता है। कौन सा हर्फ कहेंगे हम लोग, फ़िज़ाइया हर्फ कहेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हुर्फ इल्लत है ना, हुर्फ इल्लत है ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जिसमें यानी कि एक तरीका से यही समझे कि बोला गया ना जो जोश या खुशू के साथ जो इजहार किया जाता है, बस इसका तारुफ याद रख लेना है। कई बार तारुफ पूछा भी गया है। और अगर ये जितने भी हर्फ जितने भी अकसाम है इसको डीपली देखना चाहते हैं तो वो आपका जो अलग से जो क्लास चल रहा है उर्दू ग्रामर बेसिक टू एडवांस, उसमें बता दिया गया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सब सवाल भी कई जगह पे है, तो वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ये आपका यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है, तो आप लोग पीडीएफ से मतलब कि प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आंसर की यहाँ पर डाल दिया गया है। चलिए अब आगे यहाँ पे से ये आता है, इसको जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये करना है ना, दो टॉपिक को क्लियर करना है। तो चले देखिए यहाँ पे देखिए डॉक्टर जाकिर हसीन के बारे में दिया हुआ। तो डॉक्टर जाकिर हसीन, इसका अनुमान था एहसान का बदला एहसान। ये आपका छठी क्लास में दिया हुआ इसका था, एहसान का बदला एहसान, वहाँ से ले लिया गया था, तो वहीं से स्टार्ट किया भी गया है। तो एहसान का बदला एहसान जो आपका किसका है, डॉक्टर जाकिर हसीन का। अब डॉक्टर जाकिर हसीन जो 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए थे। 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में पैदा हुए थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक का जो इंतकाल हुआ था तो वो 3 मई 1969 को दिल्ली में हुए थे और दिल्ली में उसको दफन कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली में ही दफन कर दिया गया था। उसके बाद देखिए वालिद का वसाल जो हुआ था, यानी कि उसकी जो मौत जो हुआ था उसकी वालिद का 9 साल की उम्र में, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 9 साल के, तभी जो थे वहाँ पे मतलब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब 15 साल के जब हुए थे तो उसकी माँ का भी, वालदा का भी इंतकाल हो गया था। उसकी वालदा का जो इंतकाल हुआ था 1911 में हुआ था। और एक वबा फैला हुआ था वहाँ पे, ताउन वबा फैला हुआ था 1911 में, उसी के वजह से जो थे डॉक्टर जाकिर डॉक्टर जाकिर हसीन के वालदा का इंतकाल हो गया था। देखिए उसके वालिद साहब जो थे पैसे से वकालत से, यानी उसका जो वालिद साहब थे वो क्या थे, पैसे से वकालत थे, यानी वकील थे, वकालत करते थे। अब उसके बाद देखिए जर्मन में बर्नन यूनिवर्सिटी से, अब जर्मन के अंदर क्या था, एक बर्नल यूनिवर्सिटी था, वहीं से पीएचडी किया था। ठीक है,
तो डॉक्टर जाकिर हसीन जो कहाँ से पीएचडी किए थे, तो जर्मन से किए थे। और उस जनवरी में जो कहाँ किस यूनिवर्सिटी का नाम किया था, तो बर्नल यूनिवर्सिटी नाम था। अहम मालूमात इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अहम मालूमात में है कि 1920 में गांधी जी की अदम ताउन तहरीक जो थे, यानी कि असहयोग आंदोलन जो थे उसमें 1920 में जो चले थे, तो उसी में क्या किए थे, शामिल हो गए थे डॉक्टर जाकिर हसीन। 1920 में ही अलीगढ़ में क्या किए थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के एक इस्लामिया में एक इदारा कायम किया था। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया करके अलीगढ़ में एक मतलब कि अदारा कायम किया था, जो बाद में दिल्ली मुंतकिल हो गया, यानी कि वो दिल्ली में वहाँ मुंतकिल कर दिया गया, होकर यूनिवर्सिटी बन गया था। ठीक है, तो यानी कि बनाया था वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ के अंदर, तो वहाँ से क्या गया, मुंतकिल करके दिल्ली में कर दिया गया, और उसका नाम क्या रख दिया गया, यानी दिल्ली में यूनिवर्सिटी वहाँ पे बना दिया गया उसको। आगे देखिए वतन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हसीन जो थे वतन वापस पर जामिया मिलिया के वाइस चांसलर बन गए थे। ठीक है, तो वतन वापस आए थे, तो वहाँ से आने के बाद क्या किए थे, चांसलर बन गए थे, कहाँ के, जामिया मिलिया के। आगे देखिए यहाँ पे आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या कहते हैं, वाइस चांसलर बना दिया था। तो ये सब सारी बात जो आपका उस समय जो, यानी कि अभी जो है ना दिल्ली में जो है इस्लामिया है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के अंदर, तो वो जो डॉक्टर जाकिर हसन ने ही जो इदारा बनाया था, कायम किया था, दिल्ली में मुंतकिल किया है। तो आज़ादी के बाद वहाँ से फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या किया था, वाइस चांसलर बने। 1952 में राज्यसभा का मेंबर भी बन गया था, है ना। तो सवाल पूछा जा सकता है जाकिर हुसैन जो राज्यसभा का मेंबर कब बना था, तो 1952 के अंदर बन गया था। आगे यहाँ पे देखें हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, तो अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक दो पॉइंट भी ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 1957 में बिहार के गवर्नर भी बने थे। तो बिहार के में गवर्नर भी बने थे 1997 में, और उसके बाद जाकर 1962 के अंदर में एक मुल्क के नायब सदर जो थे, यानी कि उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति जो है बने थे, और 1970 में 1967 में जो है सदर जमहूरिया भी बने थे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो 62 में बने नायब सदर, और 67 में क्या बने थे, सदर जमहूरिया बने थे। चलिए आगे अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, गालिब के बारे में दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। देखिए गालिब का असल नाम था मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गालिब जो पहले तखल्लुस लगाते थे, असद लगाते थे, बाद में क्या किए, यानी कि वो गालिब लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए गालिब का जो पैदाइश जो हुआ था 27 दिसंबर 1797 आगरा में हुआ था। उसके बाद देखिए गालिब की वफात जो हुई थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली के अंदर हुए थे। ठीक है, आगे देखिए गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था, और उसकी जो अहलिया यानी बीबी का नाम था अमराव बेगम। ठीक है, गालिब के चचा का नाम था नसरुल्ला अब बेग, जो वालिद के वफात के बाद उन्होंने गालिब की परवरिश किए थे। तो वालिद के इंतकाल के बाद उसके चचा ही उसके परवरिश किए थे। नोट में यहाँ पे ये दिया कि गालिब का रिश्तेदार जो था, खानदार जो था, लोहार से भी था। ठीक है, वालदा का नाम था इज्जतुल निसा बेगम। ठीक है, और ससुर का क्या नाम था, इलाही बख्श था ससुर का नाम। गालिब के ससुर का नाम इलाही बख्श था। आबाओ अजदाद जो थे गालिब के, वो ईरान से आए थे, और दोस्त जो एक जिक्र किया गया था गालिब के, उसका नाम था गुलाम गौस बेखबर। क्या नाम था, गुलाम गौस बेखबर। ठीक है, तो ये गालिब के बारे में, रिश्तेदार के बारे में वहां पे दिया हुआ था। अब गालिब के थोड़ा सा कुछ असनाफार दिया हुआ है, तो उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे एक कहानी टाइप से मैं बना के लेके आया हूँ, स्टार्टिंग से देख लीजिए आप लोग कि तारीखी किताब देखिए, मेहर नमरूज है ना। इसी किताब में गालिब ने यानी कि अमीर तैमूर के अहदे से शहंशाह हुमायूं के ज़माने तक की तारीखी हालात लिखी है। यानी कि एक किताब है, उस किताब का नाम क्या था, यानी कि किताब का नाम है मेहर मे- मेहर नमूज मेहर नमरूज है ना, मेहर नमरूज। इसी किताब में क्या किया गालिब जो थे अमीर तैमूर के लेके शहंशाह हुमायूं तक की तारीखी हालात को लिखा है। उसके बाद एक खतूत की मजमुआ की तादाद जो है गालिब की तकरीबन 900 से ज़्यादा है। फारसी तहरीर की बात करें तो दीवान गालिब फारसी में तहरीर किया गया।
खतूत का मजमुआ 2 है, जिसमें से एक औधे हिंद है, दूसरा है उर्दू मौला और दीवाने, है ना, उर्दू मौला आ गया। ठीक है, उसके बाद उर्दू दीवाने, है ना, जो 1841 में शाये हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर से कहानी टाइप से है। उर्दू शायरी में गालिब की हैसियत दरखस्दा सितारों की दरख्सा, है ना, गालिब की हैसियत दरख्दा सितारों की तरह थी। और गालिब को मिर्ज़ा नौसा भी कहा जाता है। गालिब को क्या कहा जाता है? मिर्ज़ा नौसा भी कहा जाता है, जो उनकी जो हो गया अरफियत थी। उसके बाद देखिए गालिब ने ही उर्दू में खतूत का सिलसिला शुरू किया था, तो इसलिए उसको खतूत निगारी भी कहा जाता है। खतूत निगारी किसको कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब को, इसी ने शुरू किया था। गालिब ने उर्दू में 1850 से खतूत लिखना शुरू किया था। ठीक है, और गालिब के खतूत से ही 1857 के गदर की झलक जो है, तो यानी कि 1857 का जो हुआ था गदर की हालत का पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए दाग दहलवी, मीर मेहदी, उसके बाद जाके मजरूह, मीर मेहदी मजरूह, और उसके बाद हाली गालिब के अजीज तरीन शागिर्द थे। एक बात यहाँ पे ये भी दिया गया है कि गालिब जो थे मिर्जा उसके जो है अजीज ये थे शागिर्द थे। बहादुर शाह जफर यह सभी गालिब के शागिर्द थे, ये भी बात याद रखना। गालिब के मज़ामीन में गैब से आती है, यानी कि गालिब के मज़ामीन एक गैब से आती है ना। उसके बाद देखिए गालिब ने फारसी के शायर बेदल की रूस अपने उर्दू कलाम में अख्तियार की थी। उसके बाद यह गालिब ने खुद, है ना, गालिब ने खुद को शिकस्त की आवाज़, अंदलीब, गुलशन, ना आफरीदा कहा था। तो गालिब ने खुद को क्या क्या है? शिकस्त की आवाज़, और उसके बाद आनंद लीब, गुलशन, ना अफरीदा कहा था खुद को। गालिब ने मीर की शायराना अजमत का एतराफ़ किया और मीर की शायरी को कम अज गुलशन कश्मीर नहीं करार दिया था, है ना। उसके बाद देखिए गालिब ने इब्तिदाई तालीम मौलवी हिदायत से हासिल की थी, गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की है। मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि यानी कि एक यहाँ पे कॉल दे रहा है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मकामला बना दिया। ये कॉल गालिब का है। मुगलिया दरबार से गालिब को जो है दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। तो गालिब को मुगलिया दरबार से कौन सा खिताब मिला था? तो वो आपका मिला था मुगलिया दरबार से दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। आगे के वालिद की मौत के बाद, वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र 5 साल थी। कितने थी? 5 साल। आगे देखिए यहाँ पे गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को दरासरूर के नाम से याद किया था। गालिब को आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। गालिब को बगावत के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा। गालिब ने शायरी के अलावा सनफ मकातब को चांसी अता की है। गालिब पेंशन के सिलसिले में, गालिब जो थे पेंशन के सिलसिले में 21 फरवरी 1828 को कोलकाता गए और वह 1 साल 9 माह मुकर्रिम रहे, वहीं मतलब कि मुकर्रम रहे थे। मिर्ज़ा गालिब के 7 बच्चे थे। मिर्ज़ा गालिब 7 बच्चों के बाप थे, जिनकी 7 औलाद में से एक भी नहीं बची। यानी मिर्ज़ा गालिब के 7 वो औलाद थे, लेकिन एक भी औलाद जो थे उसके नहीं बचे। गालिब 1860 में रामपुर नवाब यूसुफ हसीन की दावत पर गए थे। उसके बाद गालिब रामपुर दोबारा गए। गालिब के इंतकाल के बाद उनकी हयात और खिदमत का हिम्मा जहत
भरपूर जायजा दिया, जायजा यादगार गालिब नाम की किताब में लिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जितना भी पॉइंट आपका इससे रिलेटेड था मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट है, नहीं तो ये था यहाँ तक का आप लोगों को। तो ये इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, इसी बेस पे मैं क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को जो कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज जो बहुत लंबा वीडियो बन गया है, इतना लेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करना ना भूले, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। थैंक्स।